मैं डॉक्टर राजेश आर्य, सह आचार्य इतिहास, राजकीय महिला महाविद्यालय झुंझुनू। ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे 1857 के विद्रोह के कारणों की। देखिए, 1856 में लॉर्ड डलहौजी के जाने के पश्चात लॉर्ड कैनिंग भारत के गवर्नर जनरल बन के आए और उनके आने के एक वर्ष पश्चात ही भारत में एक भयंकर विद्रोह हुआ। इस विद्रोह के पीछे अनेक कारण नियामक थे। यदि हम सामाजिक और धार्मिक क्षेत्र के कारणों की बात करें तो हम पाते हैं कि समाज में अभिजात जो वर्ग था उसका प्रभाव कम हो गया। अंग्रेज़ों के आगमन से पहले भारत का जो समाज है उसमें अभिजात जो वर्ग है, धनाढ्य जो वर्ग है, अमीर जो वर्ग है, उसका एक विशेष प्रभाव था, समाज में एक सम्मान था। किंतु अंग्रेज़ों के आने के पश्चात इस वर्ग का जो रुतबा था समाज के लोगों पर वो कम हो गया। इसलिए ये जो अभिजात वर्ग था वो अंग्रेज़ों की सत्ता समाप्त करना चाहता था। दूसरा कारण माना जा सकता है कि भारतीयों के साथ अपमानजनक व्यवहार। भारतीयों को अंग्रेज अपने समकक्ष नहीं मानते थे और उनके साथ वो अपमानजनक व्यवहार करते थे। जैसे कि अंग्रेज़ों द्वारा स्थापित होटल इत्यादि जो थे उनमें ये लिखा होता था कि इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड। तो ये उनका जो अपमानजनक व्यवहार था, भारतीयों को अपने समकक्ष न मानने का उनका जो दृष्टिकोण था, इससे भारतीय लोग नाराज़ थे। नेक्स्ट कारण माना जा सकता है कि भारतीय रीति रिवाजों की उपेक्षा। देखिए, भारतीयों का अपनी संस्कृति के प्रति एक विशेष समर्पण था, साथ ही वो अपने रीति रिवाजों को भी विशेष महत्व देते थे। अंग्रेज़ों के द्वारा जैसे सती प्रथा जो है उसको अवैध घोषित किया गया। इसी तरह विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया, कन्या वध निषेध किया गया। तो ये जो अंग्रेज़ों के द्वारा की गई कार्यवाही थी, इन कार्यवाहियों को भारतीयों ने माना कि अंग्रेज़ हमारे समाज, हमारे धर्म और हमारी संस्कृति को नष्ट करना चाहते हैं। तो इस कारण से भी भारतीय लोग अंग्रेज़ों से नाराज़ थे। इसी तरह से रेल और तार पद्धति जो है वो अंग्रेज़ों के द्वारा शुरू की गई। रेल की जो शुरुआत है अंग्रेज़ों ने अपने निजी हितों की पूर्ति के लिए की थी। रेल में सभी जातियों के जो लोग हैं एक सीट पे बैठते थे। तो भारतीयों ने माना कि अंग्रेज़ हमारे जाति व्यवस्था को नष्ट करना चाहते हैं। साथ ही भारत में पहले उच्च और निम्न जातियों के बीच जो मतभेद था, उस मतभेद को भारतीय लोग यथावत रखना चाहते थे। अंग्रेज़ों ने इसे रेल के संचालन के माध्यम से जब समाप्त करना चाहा तो इसको भारतीयों ने अपने प्रतिकूल माना। इसी तरह से तार पद्धति जो शुरू की गई, उस तार पद्धति को भारतीय लोग नहीं समझ सके, उसे अंग्रेज़ों का जादू मानने लगे और उनका मानना था कि ये सब हमारे सामाजिक व्यवस्था और धर्म को नष्ट करने वाली कार्यवाही है। तो इस कारण भी अंग्रेज़ों के विरुद्ध भारतीय हो गए। इसी तरह से भारतीय जो शिक्षा प्रणाली थी उसको समाप्त कर देना चाहते थे अंग्रेज, क्योंकि 1835 में लॉर्ड मेकाले के द्वारा अंग्रेजी शिक्षा पद्धति शुरू की गई। और ये जो शिक्षा पद्धति थी, इस शिक्षा पद्धति का मुख्य प्रयोजन ये था कि सस्ते क्लर्क भारत में प्राप्त किए जा सकें। तो ये जो शिक्षा पद्धति थी इससे भारतीय लोग संतुष्ट नहीं थे और वो चाहते थे कि उनकी जो मूल शिक्षा पद्धति है वो यथावत चलती रहे। इस कारण से भी भारतीय लोग अंग्रेज़ों से असंतुष्ट थे। इसी तरह से अंग्रेज़ों के द्वारा पाश्चात्य जो सभ्यता थी उसका प्रचार प्रसार किया गया। जैसे ईसाई मिशनरी जो है वो सेना के कैंप्स में जाते थे, ईसाई धर्म पे उपदेश देते थे,
इसी तरह से ईसाई मिशनरीज गरीब लोगों की जो बस्तियां होती थी उसमें जाते थे, उन लोगों को थोड़ा प्रलोभन देते थे और ईसाई धर्म ग्रहण करने के लिए प्रेरित करते थे। तो ये भारत में जो ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार हो रहा था, इस प्रचार प्रसार को भी भारतीयों ने अपने प्रतिकूल माना। इसी तरह से पाश्चात्य जो सभ्यता थी उसका प्रचार प्रसार भी विभिन्न माध्यमों से अंग्रेज कर रहे थे। तो इस पाश्चात्य सभ्यता के बढ़ते हुए प्रभाव से भी भारतीय लोग असंतुष्ट थे। तो ये सब सामाजिक और धार्मिक जो कारण हैं वो एक सामूहिक रूप से उन कारणों ने भारतीयों को ये प्रेरित किया उनके विरुद्ध विद्रोह करने के लिए। इसके बाद बात आती है कि राजनीतिक कारणों की। यदि हम राजनीतिक कारणों की बात करें तो सबसे पहले एक नियामक कारण था कि अंग्रेजों की साम्राज्यवादी नीति। लॉर्ड डलहौजी के द्वारा साम्राज्यवादी नीति को विशेष रूप से प्रोत्साहित किया गया और इस नीति के तहत उन्होंने गोद निषेध प्रथा लागू की गई। जिन रियासतों के पैतृक उत्तराधिकारी नहीं थे उन रियासतों का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर लिया गया। तो इस साम्राज्यवादी नीति को भारतीयों ने अपने प्रतिकूल माना। जो राजा थे, क्षेत्रीय रियासतों के सामंत थे, उन सब लोगों ने माना कि ये साम्राज्यवादी जो नीति है वो भारत के प्रतिकूल है। इसी तरह से 1856 में लॉर्ड डलहौजी के द्वारा अवध के नवाब पर कुशासन का आरोप लगाकर अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर लिया गया। अवध में बहुत अधिक सैनिक थे और जब विलय कर लिया गया तो ये सैनिक बेरोजगार हो गए। तो ये अवध का जो विलय है, इस विलय ने भी भारतीय लोगों को अंग्रेज़ों के विरुद्ध विद्रोह करने के लिए प्रेरित किया गया। इसी तरह से नाना साहब जो है उनकी पेंशन बंद कर दी गई। बिठूर के जागीरदार थे नाना साहब और उनकी जो 8 लाख रुपए की जो वार्षिक पेंशन थी वो अंग्रेज़ों के द्वारा बंद कर दी गई, क्योंकि 1852 में बाजीराव द्वितीय की मृत्यु हो गई थी और नाना साहब जो थे बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे। तो जब उनकी पेंशन बंद कर दी गई तो नाना साहब में अंग्रेज़ों के प्रति एक असंतोष पैदा हुआ और अंग्रेज़ों की इस अन्यायपूर्ण कार्यवाही का विरोध नाना साहब करने लगे। तो ये भी एक कारण माना जा सकता है। इसी तरह से मुग़ल साम्राज्य के प्रति अंग्रेज़ों का एक अपमानजनक व्यवहार था। पहले एक प्रथा थी कि जब भी कोई नया गवर्नर आता था तो वो ब्रिटिश सम्राट के दरबार में उपस्थिति देता था। साथ ही जो सिक्के थे उन पर भी मुग़ल बादशाह का चित्र अंकित होता था। किंतु बहादुर शाह के प्रति अंग्रेज़ों ने एक अपमानजनक व्यवहार किया। ये घोषणा कर दी गई कि उनकी मृत्यु के बाद बादशाह का जो पद है, सम्राट का जो पद है, उसे समाप्त कर दिया जाएगा। साथ ही 1 लाख रुपए जो मासिक पेंशन मिलती थी उसको कम करके 15,000 रुपये मासिक पेंशन किए जाएगा। तो इस अपमानजनक व्यवहार से मुग़ल सम्राट जो था वो असंतुष्ट था। नेक्स्ट कारण माना जा सकता है कि अंग्रेज़ों की दोषपूर्ण न्याय व्यवस्था। अंग्रेज़ों की जो न्याय व्यवस्था थी वो दोषपूर्ण थी। दोषपूर्ण इस परिप्रेक्ष्य में थी कि एक तो समय बहुत अधिक लगता था, दूसरा इसके अंदर अंग्रेज जो लोग थे उनके हितों का विशेष ध्यान रखा जाता था। जब भी कोई अंग्रेज अधिकारी अपराध करता था तो उसके अपराध की जो सुनवाई है वो भारतीय जज नहीं कर सकते थे और जब भी अंग्रेज अधिकारी अपराध करते थे तो वो बहुत कम दंड में छूट जाते थे। तो ये जो उनकी
दोषपूर्ण न्याय व्यवस्था थी, इससे भी भारतीय लोग असंतुष्ट थे। इसी तरह से जो